नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका नीलम बौद्ध ब्लॉग्स में। और साथियों, आज की इस प्यारी सी सुबह में मैं हूं जयपुर में। आज हमारे धमपत संघ के आचार्य हैं दिलीप यादव जी, उनकी सिस्टर है, उनकी शादी है, तो उसी शादी में आज हमारा आना हुआ है जयपुर में। और आना किस लिए हुआ है, क्योंकि शादियों में हम लोग बहुत कम जाते हैं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी फ़ोटो भी देखी होंगी। बहुत कम फ़ोटो हमारी शादी विवाह इस तरह के फंक्शनों की आती हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ विशेष होता है वहाँ पर फ़ोटो और वीडियो आपको ज़रूर मिल जाती है। तो आज जो हम जयपुर में आए हैं, जो हमारे दिलीप यादव जी हैं धमपत संघ से, वो जुड़े और उन्होंने प्रथम वर्ष का आचार्य का कोर्स किया। और अपने गाँव में भी, जो कि बिहार में है, बिहार से रहने वाले हैं, जयपुर में भी रहते हैं, उनका मकान है। तो जब हम वहाँ पर गए थे, चतरा गांव है, पूरा का पूरा मतलब गांव कबीरपंथी विचारधारा से लबालब है और काफ़ी जागरूक लोग हैं, और पूरा का पूरा गांव यादव समाज का है। और ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो यादव समाज है वो कर्म कांड में फंसा हुआ है। ठीक है, मानती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग आज जागरूक हैं, जो धर्म को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और उसी कड़ी में दिलीप यादव जी भी हैं। और जब उन्होंने बताया कि सिस्टर की शादी है, और हमने पूछा कि शादी किस तरह से हो रही है, तो दिल्ली से ही बारात आनी है, तो उन्होंने बताया कि वही शादी जैसे भी होगी देखते हैं। लेकिन फिर जब वकील साहब ने कहा कि अगर बौद्ध रीति से आप शादी करते हैं तो हम ज़रूर आएंगे, अन्यथा तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा भी अपना एक कॉन्सेप्ट रहता है, विचारधारा है। तो जहाँ कुछ मैसेज हमें मिले या समाज को अवेयरनेस मिले, हम वहीं पर जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने पिताजी से बात की और फिर अंकल जी से हमारी बात हुई। अंकल जी एग्री हो गए, उन्होंने कहा कि बेटा आप लोग आइए और बौद्ध धर्म से शादी कराइए। तो देखिए, ये क्रांति है, क्योंकि जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती तब तक व्यक्ति कर रहा है, हम समझ सकते हैं कि नादानी है। लेकिन जब समझ जाए और उसके बावजूद भी अगर व्यक्ति करता है तो उसे हम ना समझी कहेंगे। लेकिन जो लोग समझ जाए और समझ कर उसमें परिवर्तन कर ले, वो क्रांति है। और इसी तरह की क्रांति दिलीप जी ने की है। और हम रात को पहुँचे थे, और अभी मैं जहाँ से वीडियो बना रही हूँ, ये हमारी आदरणीय आचार्य नमिता सोलंकी जी हैं, जो कि अभी राजस्थान से चुनाव भी लड़ी थी, जो अम्बेडकर है, डॉक्टर अम्बेडकर एसोसिएशन वेलफेयर है, और काफ़ी अच्छा वोट गिरा है। और महिला अस्मिता की एक तरह से उन्होंने पहचान दी है कि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महिलाओं को हाशिए पर धकेलने का काम एन केन प्रकारेण ये पुरुष प्रधान समाज ही करता है। लेकिन इस समाज में बहुत सारे लोग जागरूक भी हैं पुरुषों में, जो कि महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बहुत अच्छा रहा। और आज सुबह सुबह नींद खुली है, चाय पी चुके हैं, और मैंने तो अभी शकल भी नहीं धोई है। और आदरणीय आचार्य जी किचन में हैं, तो मैं उनसे मिला देती हूँ आपको। तो सुबह सुबह चाय हो गई है, और अभी जय भीम नवोदय आचार्य जी। जय भीम नवोदय आचार्य जी। अच्छा, क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? मैं बस अभी उठी हूँ और अभी आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। सभी को जय भीम नवोदय। अच्छा, ये बताइए, आपने चुनाव लड़ा, क्योंकि काफ़ी दमदारी से चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छा रहा। और मैंने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी हम महिलाओं को ही सुनिश्चित करेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो कैसा रहा अनुभव? मेरा अनुभव अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में मैंने चुनाव अध्यक्ष प्रत्याशी भी थी। अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा रहा। हमारा सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें अपना भाईचारा है, उस तरह से उसको निभाने के लिए, उनको एक करने के लिए ये चुनाव होते हैं। और उसमें सब समरसता, भाईचारे की समरसता दिखती है। और चुनाव मैंने बहुत ही कह रही है, जैसे आदरणीय आचार्य जी कह रही हैं, दमदारी से लड़ा, सबके सहयोग से मैंने लड़ा, समाज के नेतृत्व में मैंने लड़ा। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, पहली बार किसी महिला ने चुनाव लड़ा है यहाँ पर? पूरा इतिहास है जब से एसोसिएशन बनी है। तो किस तरह के अनुभव रहे? महिलाओं का साथ मिला, वोट किया महिलाओं ने? हाँ बिल्कुल, महिलाएं तो इसमें थोड़ा सा क्या है, सदस्यता कम है महिलाओं की। अपने देश में या राजस्थान में कहें तो बहुत ही कम आगे निकलती है महिलाएं, तो महिलाओं की सदस्यता कम है। वैसे इस अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में 80,000 सदस्यता वाले अपना जो संस्था है ना, बहुत ही अच्छी अनुसूचित जाति जनजाति की अच्छी संस्था है, और अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम भी करती है। और अपने समाज के लिए गर्व का विषय है कि अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी बाबा साहेब के नाम से ये है, और बाबा साहेब के मिशन पे ही चलती है।
अच्छा, अभी आपने कहा कि बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब के मिशन पे चलती हैं, क्योंकि आज हम भारत में देख रहे हैं बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो कि हज़ारों की संख्या में बाबा साहब के नाम से बने हुए हैं और लोग जय भीम भी बोलते हैं। लेकिन जब कहीं ना कहीं एक आकलन करते हैं कि जय भीम की जो विचारधारा थी, जो बाबा साहब ने एक रास्ता दिया, वहाँ पर तो लोग चल नहीं रहे उस विचारधारा पर, सिर्फ खाली जय भीम तक, जय भीम के नारों तक ही सीमित है। तो क्या जो ये एसोसिएशन है ये भी इसी तरह से है, या फिर वास्तव में बाबा साहब का जो सपना था या उनका जो रास्ता था उस पर काम कर रही है? एसोसिएशन काम तो मैं आंशिक रूप से ही कहूँगी। मतलब क्या है कि अपने लोग भी कटु सत्य है ये, अम्बेडकरवादी तो हैं हम, लेकिन उस मनुवाद का तो अंश तो है उसमें। बिल्कुल प्रॉपर क्या कि क्लियरिटी जो अम्बेडकरवादी की स्थिति है ना वो नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं वो भी काम भी करना चाहते हैं। मैं भी एक उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब के विचारों पे चलने वाली हूँ। इसी बाबा साहब का नाम लेकर ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि मेरे को बाबा साहब ने शक्ति दी, बुद्ध ने शक्ति दी, बुद्ध के विचारों ने शक्ति दी है। धम्मपद संघ से मैं जुड़ी हुई हूँ, उनके विचारों से मैं एकदम शक्ति आई है मुझ में कि है ना, अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा। और सत्यता पे अगर अपन चल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम महिला हैं या पुरुष हैं, समानता बाबा साहब ने दे दी है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी समझना पड़ेगा अपने समाज को, क्योंकि धम्मपद संघ से भी जुड़ना है, अपने बाबा साहब के जो मिशन है बुद्ध में बनाना। मेरा विचार ये है कि इसमें बहुत ही अपने अनुसूचित जाति यानी पूरे समाज को, बहुजन समाज को आगे बढ़कर आगे आना ही चाहिए, क्योंकि अपना एक ही रास्ता है अपना जो अपना जीवन को सुधारने का, धम्मपद संघ को जोड़ना या धम्म से जोड़ना। जी, अच्छा आदरणीय आचार्य जी, हम एक चीज़ और देखते हैं, क्योंकि राजस्थान है, राजस्थान में बहुत सारी परंपराएं, और खासकर भारत देश की बात कर लें हम ऑल ओवर, तो बहुत सारी परंपराएं हैं जिसके नाम पर आज भी हम देखते हैं महिलाओं को कहीं ना कहीं उन्हीं परंपराओं में जीने के लिए विवश किया जाता है, उन्हीं प्रथाओं को मानने के लिए कहा जाता है, और कहते हैं कि पीछे से चली आ रही है। लेकिन हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में घूंघट पड़ता है, जबकि कानून भी है कि ये एक तरह से बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी परंपराओं के नाम पर महिलाएं घूंघट करती हैं और भी तरह तरह की चीज़ें धारण करती हैं। लेकिन हम जब आपको देखते हैं, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, टीचर हैं पेशे से, तो आप जब इस तरह से रहती हैं तो महिलाओं के सवाल नहीं उठते? शुरू में महिलाओं के सवाल काफ़ी उठे। मेरे ससुराल तहसील बहरोड है, वहाँ पर मैं एक इसमें मृत्यु हो गई थी तो मैं चली गई, तो मेरे हाथ में कुछ था नहीं, घड़ी और कड़ा था। तो उसमें महिलाएं, जो हमारे समाज की महिलाएं, अपने जो संबंधित महिलाएं हैं, वो बोली कि तूने क्या कर रखा है, ये कुछ भी नहीं पहन रखा हाथ में, भाई एक कढ़ाई पहन रखा है, चूड़े पहनो। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप मेरे को ये कह रही हैं कि एक कढ़ाई पहन रखा है, आपने चार क्यों पहन रखी है, पहले ये बताइए मुझे, चार पहनने की जरूरत कहाँ है, आपको ये बताइए। अगर एक सिंबल ही आप मानती हैं तो एक भी पहन सकती हैं, चार की जरूरत कहाँ है। तो फिर वो अनपढ़ महिलाएं हैं, उनका अपना सोचने का नज़रिया भी यही है, क्योंकि उनको शिक्षित हुई नहीं है, वो शिक्षा से वंचित हैं। तो उनका भी मैं दोष नहीं मानती, क्योंकि महिलाओं को अपन शुरू से ही जो अपना समाज है दोयम दर्जे का मानता है, इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं। अब जब अपन शिक्षित महिलाएं हैं, जो आप हैं, आप इतना अच्छा पूरा प्रचार कर रही हैं अपनी शिक्षा का, और वास्तव में मैं आप पे बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे समाज की महिलाएं या हमारी महिला जाति में एक इतने सशक्त महिला हैं जो बेबाकी से बात करती हैं, और हर उस पर क्या बोलते हैं, कुप्रथा पे, और हर समाज में या देश में कोई भी गलत काम हो रहा है तो उस पर आप बेबाकी से बोलते हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और रही बात ये परंपराओं की, तो परंपराओं तो अपने यहाँ चलती आ रही है, क्योंकि महिलाएं शिक्षित होते हुए भी समझती नहीं है। भी आप पढ़िए पहले, उसको जो भी प्रथा चल रही है, कोई भी त्यौहार मना रहे हो, पहले आप उसके बारे में जानिए तो सही, एकदम लकीर के फकीर तो मत बनिए। क्योंकि पहले तो महिलाएं पुरुष कहीं हैं, दलित वर्ग है, तो कोई भी वंचित समाज है, पढ़ने का मौका नहीं था, पढ़ने का अधिकार, अब तो पढ़ने का मौका है आपको, अब तो पढ़ सकते हैं आप। अब किताबें लीजिए, पढ़ी लिखी हैं, उनको समझिए। वैसे एक धार्मिक भावना से मत पढ़िए उसको ये समझ के पढ़िए कि वो किताब है, और किताब को हम तटस्थ भाव से पढ़े कि कहना क्या चाह रही है, जब हमारे लिए इसमें क्या कहा गया है, दूसरों के लिए कहा गया है, कौन उच्च वर्ग, किसने उच्च वर्ग ने लिखा है, किसने अपने लिए लिखा है, और किसने दबाया है, महिलाओं के लिए क्या लिखा गया है। तो ये चीज़ें हमें परंपराओं से दूर रहकर, क्योंकि परंपराएं तो बहुत कुछ थी, सती प्रथा थी, दहेज अभी जो फिलहाल चल रहा है, ये सब परंपराएं अच्छी कोई हैं जो समाज को आगे बढ़ाने की बात करें, उस परंपराओं को मानिए आप, बाकी को छोड़िए।
जी। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी आपने कहा परंपराओं के नाम पर कहीं न कहीं आज भी महिलाओं के साथ में वही चीज़ें हो रही हैं जो पहले से होती आई थी। भले पढ़ गए, लिख गए, संविधान है, लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि भारत में 50% महिला आबादी है। लेकिन जब आज वो सफल हो रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील कुछ भी बन रही हैं, जब उनसे चर्चा की जाती है भाई आप इसका श्रेय किसे देना चाहती है, तो कोई ना कोई काल्पनिक चीज़ों को वो सामने लेकर आती हैं। लेकिन जिस महामानव ने उस महिला को संविधान के माध्यम से, हिंदू कोड बिल के माध्यम से तमाम हक अधिकार दिए, तो उसके बारे में वो जानती भी नहीं। यहाँ तक जानना तो बहुत दूर की बात है, मतलब एक तरह से घृणा पाल लेती हैं जाति के आधार पर। तो क्या ऐसे में लगता है कि आज़ादी के 77 साल बीत गए, हम आज समानता की बातें करते हैं, ओपन माइंड की बात करते हैं, सोच को डेवलप करने की बात करते हैं, तो क्या ऐसी महिलाओं के लिए जो सोच डेवलप है, भले मतलब अपने लिए हो गई है, लेकिन वर्तमान में किस तरह से देखते हैं उन महिलाओं को आप? मैं उन महिलाओं को यही देखना, अपने जो पढ़े लिखे समाज की, पूरे देश की महिला महिला है। और मेरा सोचना खुद का ये मानना है कि जाति पूरे वर्ल्ड में, समाज में दो ही जाति हैं, एक स्त्री और पुरुष। दो जाति के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जाति एक कल्पना है। ऐसा नहीं है कि जाति तो एक काल्पनिक बात ही मान लीजिए आप। जाति कहाँ है, क्या है? हम एक मानव इंसान है, हम सब लोग। स्त्री और पुरुष का जरूर मैं कॉन्सेप्ट मानती हूँ कि स्त्री और पुरुष हैं। जो महिलाएं हमें जागरूक नहीं हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, आज इंजीनियर बनी हुई हैं, टीचर बनी हुई हैं, कॉलेज में लेक्चरर हैं, मैं खुद देखती हूँ, मेरे भी संपर्क में बहुत सारी महिलाएं हैं। जब भी मैं बात करती हूँ तो वो मुझ पर मतलब एक तरह से, इस तरह से शंका से देखती हैं कि ये क्या कह रही है, या आपका दिमाग सही है। यहाँ तक कह देती कि आपका दिमाग सही है क्या? मैं कहा नहीं भाई, आप पढ़िए करिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप भी समाज को एक नई दिशा दे सकती है। क्योंकि शिक्षित समाज, शिक्षित वर्ग के हिसाब से ही पूरा समाज चलता है। क्योंकि जो अनपढ़ हैं या जो नहीं जानते, जो अपने कारोबार में लगे हुए हैं, रोटी का रोजगार करते हैं, तो उसके लिए हम ये संभव नहीं है कि उनसे हम उम्मीद रखें कि समाज को बदलेंगे। समाज को बदलने के लिए हम पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग ही, बुद्धिजीवी वर्ग ही काम आगे आएगा। और महिलाएं जब परंपराओं को छोड़कर और अलग से चलें, उसको लीक से हटकर चलें, तो जो सामान्य वर्ग की, सामान्य महिलाएं हैं, जो अपने जो अशिक्षित मानो या घर में रहने वाली हैं या बाहर नहीं निकल पाती, उनको अवसर नहीं मिल पाते, उनको लगेगा कि हाँ ये महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और ये आगे जा रही है। अगर हम ही मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाने का मेरा ये नहीं है कि हम किसी के विरोध में हैं, लेकिन एक बात है, वहाँ पे मिल क्या रहा है आपको? शिक्षा के बाद भी आप मंदिर में जाकर, एक महिला, पढ़ी लिखी महिला, इंजीनियर महिला है, कॉलेज लेक्चरर महिला है, या टीचर महिला है, या डॉक्टर है, बड़ी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षाविद है, वो अगर जाती हैं मंदिर में तो वो समाज देखते हैं, और दूसरी महिलाएं देखती हैं, ये क्यों जा रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर है। हम समाज को एक नई दिशा नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपना अनुसरण करते हैं, पढ़ी लिखी महिलाओं का अनुसरण करते हैं, पढ़े लिखे समाज का आदमियों का अनुसरण करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे तथ्य स्थापित करें कि हमें जो महिलाएं हैं अपनी, उनको सही रास्ता दिखाएं। क्योंकि हम ही अगर करने लगे तो वो तो कहेंगे यार ये भी कर रही है तो हमें तो करना चाहिए। इसी वजह से इनको मिला है मंदिर में जाने से। जबकि मिला किससे है? हम सब महिलाओं को ये याद रखना चाहिए कि हमें बाबा साहब के जो हिंदू कोड बिल उन्होंने दिया है, प्रस्ताव दिया, वो उससे मिला है हमें सब कुछ। हिंदू कोड बिल नहीं होता तो आज हमारी स्थिति इतनी खराब होती। आज जो स्थिति, हम इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षाविद और सभी आज हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं और प्रधानमंत्री बने हैं, वो सब हिंदू कोड बिल की वजह से हुआ है, बाबा साहेब संविधान की वजह से हुआ है, और संविधान और कानून की वजह से हुआ है। कानूनी अधिकार हमें बाबा साहेब ने दिए, समाज ने, वो धर्म ने हमें कानूनी अधिकार नहीं दिए। और बाबा साहेब ने हमें संविधान लिखकर, और मुख्य रूप से महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लिखकर, क्योंकि उसमें हमें संपत्ति का अधिकार दिया, और हमें गोद लेने का अधिकार दिया। अगर पति परेशान करता है, दुखी करता है, तो उसे तलाक लेने का अधिकार दिया। वरना तो पहले की स्थिति आप देख लीजिए कि क्या स्थिति थी महिलाओं की। महिलाएं एक कोने में पड़ी रहकर, और विधवाओं की तो इतनी कंडीशन थी कि वो उनको गंजा कर दिया, बाल कर लिए, काट दिए जाते थे। और उनको खाने के लिए, मैंने देखा, पढ़ती हूँ, खाने के लिए उनको एक रोटी और चटनी में ही गुजारा करना पड़ता था, और एक कोने में पड़े रहकर ही रहना पड़ता था। उनका कोई सामाजिक स्तर नहीं था, और उनका व्यक्तित्व की तो पहचान ही नहीं थी, स्वतंत्र पहचान तो थी ही नहीं। वो पहले पिता के अधीन, फिर
पति के अधीन और फिर पुत्र के अधीन जीवन व्यतीत करेगी। वो यही तो सभी अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो क्या ये तुम्हें स्वीकार है क्या? अपन लोगों को हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बराबरी का अधिकार दे दिया है। हम जाग चुके हैं। इसलिए मैं माताओं बहनों से यही अनुरोध करूँगी कि आप भी जागिए। पढ़ी लिखी जो शिक्षित महिलाएँ हैं उनको आगे आना चाहिए और अपने जो पीछे रह गई महिलाओं को उनको समझाकर हम अपने साथ लेकर चलना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, आदरणीय आचार्य नमिता जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और संविधान से जितने भी हक अधिकार आज भारत देश की महिलाओं को मिले हैं उन्हें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। हम ये नहीं कहते आप किसी का गुणगान मत करो, अन्य का करिए, लेकिन निष्पक्ष होकर ईमानदारी के साथ में जिन लोगों ने आपके लिए किया है कम से कम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। पर्टिकुलर किसी को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से जोड़कर ना देखिए। और विडंबना भारत की यही है कि आज इतने बड़े बड़े महान पुरुषों को लोग जाति के आधार पर छोटा कर देते हैं। और ये भारत के लिए एक तरह से कलंक ही है, जिस महामानव की मूर्तियाँ विदेशों में लगाते हैं बड़े गर्व के, सम्मान के साथ में, और जहाँ पर उनका जन्म हुआ वहाँ पर उनको जाति के आधार पर छोटा कर देते हैं। तो आचार्य नमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्रेकफास्ट तैयार कीजिए, अगर मेरी हेल्प चाहिए तो बताइए। धन्यवाद आपका जी। तो देखिए, अभी हमने बात की है और ये बच्चे देखो सुबह सुबह और ये इनके घर पे सबसे शैतान प्राणी एक सदस्य है, लेकिन है बड़ा क्यूट। कुछ इससे बिल्कुल भी जरा सा डर नहीं है। और बहुत देखो सांस हटाओ, देखो प्यार की भाषा हर किसी को समझ में आती है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर जानवर हो। अगर आप प्यार करते हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाता है। तो साथियों, अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश करूँगी। तो मैं चाहूँगी आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।